तो जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हमने थंबनेल पे भी लिखा है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। मतलब सबसे जो मेन प्रॉब्लम रहती है बच्चों की वो किस में रहती है, हमेशा ऑर्गेनिक में रहते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या बोलते हैं कि सर ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती। ऑर्गेनिक समझ में उन्हें इसलिए नहीं आती क्योंकि उसको जो अप्रोच करना है, जिस तरीके से उसको समझना, उसके लिए जो अप्रोच चाहिए, अगर आप ये सोचो कि मैथमेटिक्स के अंदर आप विदाउट फार्मूला समझे आप डायरेक्ट सवाल निकाल दो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो सेम केस हमारा ऑर्गेनिक में वैलिड होता है। ठीक है, जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा कि शुरुआत कहाँ से करनी है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है नोमेनक्लेचर का, जिसको बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं ये आपको जो है ध्यान रखनी है। और इसी के साथ जो है हम आज के इस लेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, यहाँ पर जाने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलेंगे कि बेसिकली जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई किसी की भी, वो कहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें भी, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की गई थी वो लेमरी के द्वारा की गई थी। लेमरी ने क्या किया भाई, जैसे अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व किया और अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उसने क्या बताया कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके बेसिस पर हम जो एलिमेंट्स हैं उसको तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से? वेजिटेबल सब्सटेंस, मिनरल सब्सटेंस। ठीक है, और थर्ड थे हमारे आई थिंक एनिमल सब्सटेंस। ठीक है, तीन तरह से। ये एग्जाम के अंदर नहीं आने वाला, अभी मैं आपको बस एक ये बता रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ बैकग्राउंड से। कोई ईयर वगैरह हमें यहाँ पर कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वेजिटेबल सब्सटेंस कौन से बोल दिए गए भी? वो सब्सटेंस जो किसके अंदर, जो एलिमेंट्स किसके अंदर होते हैं, एक प्रकार से वेजिटेबल्स के अंदर होते हैं। मिनरल सब्सटेंस, मिनरल में ले लिया गया भी इनऑर्गेनिक के लिए, जो इतने भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स हमारे वो जो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे, एक प्रकार से मिनरल सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है, और थर्ड जो थे हमारे वो कौन से थे? एनिमल सब्सटेंस। जहां से आपको लिखना होगा मैं बता दूंगा, वहां से लिखना आपको, ये चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपसे ना कभी पूछा जाता ना कभी पूछा जाएगा। हम बस एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, एक बेस तैयार कर रहे हैं कि हमने जो नींव है वो कहाँ से रखनी शुरू करनी है। ठीक है, इसको कुछ लिखने की इतनी कुछ जरूरत नहीं है, कोई लिखे तो कोई दिक्कत है भी नहीं। ठीक है, तो वेजिटेबल सब्सटेंस क्या हो गया भी, जो हमें किससे प्राप्त हो रहे थे? वेजिटेबल से। मिनरल सब्सटेंस भी जो हमें नॉन लिविंग से प्राप्त हो रहे थे भी, जैसे जितनी हमारी मेटल्स हो गई। और फिर हो गए भी एनिमल सब्सटेंस, जो हमें किससे प्राप्त हो रहे थे? एनिमल से। तो ये जो क्लासिफिकेशन थी भी लगभग 1623 के आसपास दी गई थी। इसमें एक दो साल ऊपर नीचे हो सकता है, डजेंट मैटर, ईयर का हमें करना भी कुछ नहीं है यहाँ पर। तो लेमरी के बाद क्या हुआ भाई, काफी साल बीत गए और कोई भी जो है नई क्लासिफिकेशन नहीं दी गई। ठीक है, इसके काफी एक प्रकार से ये लगा लीजिए, इसके काफी साल बाद जो आए हमारे लेवोइजर, आप सभी जानते होंगे, नाम था भाई पूरा एंटोनी लेवोइजर। एंटोनी लेवोइजर कौन है भाई? ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। इनको क्या माना जाता है भाई? फादर ऑफ केमिस्ट्री। मोस्ट फेमस लॉ भी आपने पढ़ा था सबसे पहले यूनिट के अंदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर जो दिया गया था वो एंटोनी लेवोइजर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें, लेवोइजर ने क्या किया, जब ओवरऑल कंपाउंड्स की रीस्टडी की, दोबारा से जब कंपाउंड्स को स्टडी किया, तो उसने पाया कि चाहे वेजिटेबल सब्सटेंस है चाहे एनिमल सब्सटेंस है, वो ऑलमोस्ट जो है सेम एलिमेंट से मिलके बने हैं। चाहे वो वेजिटेबल से आपको कुछ प्राप्त हो रहा है, चाहे वो आपको एनिमल से प्राप्त हो रहा है, ऑलमोस्ट किससे बने हैं? वो सेम से बने हैं। तो इसलिए उसने इन दोनों को एक नई कैटेगरी में रख दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी। किसके अंदर रख दिया इसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में। और ये जो नॉन लिविंग वाला था, इसको उसने किस कैटेगरी में रख दिया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपैरिजन में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में। तो बेसिकली कहने की बात क्या है, जो लेमरी ने क्लासिफिकेशन दी थी उसी को उन्होंने रिक्लासिफाई कर दिया और क्या बता दिया कि जो सब्सटेंस है, जो कंपाउंड है, जो एलिमेंट्स है,
वो हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक और एक होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कौन स्टडी करेगी भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन स्टडी करेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कौन स्टडी करेगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां से जो है हमारे विजुअल में आया कि बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी है। तो यहां से हम अब डेफिनेशन डाल सकते हैं किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जहां से आपको स्टार्टिंग करनी है अपनी कॉपी में लिखने की, वो आप यहां से करेंगे। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो वर्ड है भाई, इसमें जो वर्ड है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का भाई अपना एक मतलब होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना खुद का एक मतलब है। ऑर्गेनिक जो वर्ड है बेटा, ऑर्गेनिक वर्ड क्या करता है? सिग्निफाइज लाइफ। ये किसके बारे में बताता है भी हमें? ऑर्गेनिक जो वर्ड यूज किया जाता था वो किसके लिए यूज किया जाता है? लाइफ, जो भी लाइव है, जीवित है, उसके लिए क्या यूज किया जाता है? वर्ड हमारा ऑर्गेनिक वर्ड यूज किया जाता है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी भी? सबसे पहले तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द branch of chemistry which deals with the study of organic compounds। जो किसको स्टडी करते हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहां से एक वर्ड आ जाता है भाई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब भाई जो ऑर्गेनिक वर्ड, उसका मतलब मैंने बताया भी लाइफ, ऐसे कंपाउंड जो हमें किसे, अब लाइफ का मतलब क्या है? जीवित, लिविंग, ऐसे कंपाउंड जो हमें किससे प्राप्त होंगे? लिविंग बीइंग से। तो द कंपाउंड्स विच वी ऑब्टेन्ड, द कंपाउंड्स विच वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, जो हमें किससे प्राप्त होते हैं? लिविंग बीइंग्स से। या फिर आप और में दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हो, लिविंग बीइंग का मतलब क्या भाई? जो जीवित प्राणी है। अब जीवित कौन है भाई? नेचर के अंदर हम मेनली किसको कंसीडर करते हैं? या तो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उसके अंदर सभी कैटेगराइजेशन ले लेते हैं हम। द कंपाउंड्स विच वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, वैसे कंपाउंड जो हमें किससे प्राप्त होते हैं बेटा? प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका एग्जांपल लिख लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो भाई, कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, प्लांट से भी जो है मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट। तो प्लांट्स क्या है? लिविंग है बेसिकली। तो प्लांट से प्राप्त हो रहा है यानी लिविंग से प्राप्त हो रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी के साथ साथ और ले लो भाई, मिल्क है, ठीक है, फैट है, ठीक है, प्रोटीन्स हैं। तो ये सारे के सारे क्या है अभी? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और लेना चाहो भाई, जैसे पॉलीसैकेराइड्स हो गए जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही आते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले। तो बेसिकली ये सारे क्या है? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद अब लेवोइजर ने दो क्लासिफिकेशन की थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? जो किसको स्टडी करती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। इसके बाद आप डेफिनेशन लिखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो बाकी की तो लाइन सेम रहेगी भी हमारे ऊपर वाली। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, ऑर्गेनिक की जगह क्या आ जाएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो हमारा किसकी स्टडी करता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करता है, उसको क्या बोलते हैं? हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ कंपाउंड लिख दिया था, क्या बोलते हैं इसको? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्या होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, बस ये ऑर्गेनिक की बजाय हमने क्या लिख देना है? इनऑर्गेनिक। अब हेडिंग डालेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब डेफिनेशन लिखेंगे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब सीधी सी बात है, अभी ऑर्गेनिक किससे प्राप्त हो रहे थे हमें? लिविंग बीइंग से। तो इनऑर्गेनिक किससे प्राप्त होंगे हमें? नॉन लिविंग से। तो क्या लिखोगे आप? इसी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? द कंपाउंड्स विच वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल की जगह क्या आ जाएगा? नॉन लिविंग थिंग्स, जो हमें किससे प्राप्त होते हैं भाई?
नॉन लिविंग थिंग्स। इसके एग्जाम्पल लिख देंगे आप सभी, मेटल्स, ठीक है, मेटल्स के अंदर लिखना चाहो तो भी नाम लिख दो, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, इस प्रकार से। और लिखना चाहो भी आप ओर्स, जिसे हम एस्क बोलते हैं, और मिनरल्स लिख दो भी आपको, जिसको हम खनिज बोलते हैं। और लिखना चाहो तो भी आप इसके बाद जो है साल्ट लिख दो, जो अलग अलग लवण होते हैं हमारे, वो सारे के सारे, तो ये सारे के सारे क्या हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर आपको इन चारों डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है बेटा तो कमेंट करके बताइए, अदरवाइज यस कीजिए, ओके कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर इन चारों में आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक बार बेटा कमेंट करके बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। कमेंट करके यस कीजिए, ओके कीजिए। सर ये हमारी जिंदगी में क्या काम आएगा? बेटा ये जिंदगी में ये मैं बता रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो आप, मिल्क पी रहे हो, फैट है, प्रोटीन है, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारी लाइफ से जुड़े, किसी और से थोड़ी जुड़े हैं। ठीक है, केवल डांगर डांगर नहीं खाते, ठीक है, आपा भी खावा, ठीक है। जरूरुल्लाह प्रेजेंट सर, सचिन यस सर, यस, तृप्ति यस सर, फटाफट यस कीजिए, ओके कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जतिन राजौरिया ओके सर, फटाफट बताइए बेटा अगर अब भी किसी को इसमें कोई डाउट है। नो सर, रॉयल जाट, विमल पांचाल यस सर, विनती रानी नो प्रॉब्लम सर, सोनू मल्लिक यस सर। चलिए बेटा, आई थिंक आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद भाई अगर आगे की बात की जाए, जैसा कि हमने पढ़ लिया भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे प्राप्त होते हैं, हमें नॉन लिविंग से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त, सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे प्राप्त होते हैं, हमें लिविंग से प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हो भाई, बोला जाता है साइंटिस्ट क्या होते हैं, पागल होते हैं। उन्हें पागल क्यों बोला जाता है भाई? क्योंकि वो एक किसी भी चीज के लिए उनके अंदर धुन होती है, एक नशा होता है, उन्हें उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो क्या बोले कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किससे प्राप्त होते हैं, लिविंग से प्राप्त होते हैं। तो साइंटिस्ट का जो काम है भाई 3W के ऊपर काम करता है। कितने W के ऊपर? 3W के ऊपर। 3W का मतलब क्या भाई? व्हाट, वाही एंड हाउ। आपको पता होगा ना, हाउ भी WS फैमिली का है। तो व्हाट का मतलब तो क्या होगा भाई, क्या है हमारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है भाई, जो लिविंग से प्राप्त होते हैं। तो साइंटिस्ट ने बोला वाही, क्यों कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग से ही क्यों प्राप्त होते हैं, नॉन लिविंग से प्राप्त क्यों नहीं होते। फिर तीसरा W आ जाता है इफेक्ट में कि अगर नॉन लिविंग से प्राप्त करना है तो उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो इन तीन W में क्या था हमारा मेन चीज है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या में तो आ गया भाई हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है लिविंग से प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन आया क्यों कि लिविंग से ही क्यों प्राप्त हो रहे हैं, हमें नॉन लिविंग से प्राप्त क्यों नहीं होते। और तीसरा W आया कि अगर हमने उसको नॉन लिविंग से प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है किसी नॉन लिविंग से भी प्राप्त किया जाए। तो इसके बाद क्या हुआ भाई, सब जगह पे ऐसे होगा कि भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्राप्त करना है, लेकिन लिविंग की बजाय किससे प्राप्त करना है, नॉन लिविंग से प्राप्त करना है। और जो सारे रिसर्चर थे भाई वो एक प्रकार से अपनी लैब्स के अंदर जो है भाई दिन रात करके जुट गए कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्राप्त करके दिखाएंगे, लेकिन लिविंग से नहीं, हम उसको किससे प्राप्त करके दिखाएंगे, नॉन लिविंग से प्राप्त करके दिखाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया भाई, लेकिन लास्ट में जाकर के भाई उनके जितने भी एफर्ट्स थे ना वो सारे के सारे जो है फेल हो गए। ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त करने थे नॉन लिविंग से, वो किसी को भी कहीं पे भी प्राप्त नहीं हुआ। तो यहां पे क्या लिखेंगे हमें, मैनी साइंटिस्ट ट्राइड टू obtained organic compounds from non-living things। क्यों प्राप्त करना चाहते थे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, लेकिन किससे प्राप्त करना चाहते थे, नॉन लिविंग थिंग्स से जो है वो उसको प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, बट देयर ऑल एफर्ट्स फेल।
लेकिन उनके जितने भी प्रयास थे भाई, वो सारे के सारे जो एफर्ट्स थे भाई, वो क्या हो गए, फेल हो गए। मतलब वो बिल्कुल निराश हो गए कि हाँ, ऑर्गेनिक को केवल लिविंग से ही प्राप्त किया जाता है, ऑर्गेनिक को नॉन लिविंग से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो लास्ट में भाई आर के, वो आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि वो एक लोमड़ी है भाई, वो एक बागीचे के अंदर जाती है, वहां देखती है वो अंगूर लगे हुए थे, वो अंगूर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ अंगूर नहीं आते, तो लास्ट में वो क्या बोल के निकल जाती है, अंगूर खट्टे थे। ठीक है, ये नहीं है कि उसके एफर्ट इतने नहीं थे कि वो वहां तक पहुंच पाए, लास्ट में उसने क्या कहा कि अंगूर खट्टे हैं। तो उसी प्रकार से जब सारे साइंटिस्ट थक हार गए और इट्स कसू वट वाई आऊ वाला समझ नहीं आया सर, मीनाक्षी प्रेजेंट सर। देखो बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, वट का मतलब क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे प्राप्त हो रहे हैं, लिविंग से। तो साइंटिस्ट ने बोला वाही, दूसरा डबल हो गया कि क्यों प्राप्त हो रहे हैं ऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक यानी नॉन लिविंग से क्यों नहीं प्राप्त हो रहे। तो बोले भाई, मान लिया आप में से किसी ने बोल दिया ठीक है इनऑर्गेनिक तो प्राप्त कर लो, लेकिन करके दिखाओ ना, नॉन लिविंग तो करके दिखाओ तो हम ऑब्टेन्ड। तो फिर लास्ट क्वेश्चन आया कि हाउ, कि अगर नॉन लिविंग से प्राप्त करना है तो फिर कैसे, उसका प्रोसीजर क्या है। ये भाई बस मैंने अपने आप से ना एक फिलोसफी टाइप बना लिया, ऐसा कुछ था नहीं कि 3W पे काम करता है, ऐसे कुछ होता है। ये बस आपको समझाने के लिए, इंटरेस्ट के लिए कि हाँ चीजें ऐसे रही होंगी। अगर किसी के अंदर कोई जिज्ञासा आती है तो वो व्हाट व्हाई हाउ के थ्रू ही आती है, क्या क्यों और कैसे। तो यहाँ पे मैंने इसको नेक्स्ट जो पोर्शन आया है उसको एनालाइज करने के लिए मैंने 3W बोल दिया। इसको आपने कहीं बुक वगैरह कहीं कॉपी में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, कॉपी में आपको उससे आगे ये मेंशन करना है, मेनी साइंटिस्ट ट्राई टू ऑब्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम ए नॉन लिविंग थिंग्स बट देयर ऑल एफर्ट्स से फेल। आ जाएगा समझ में। तो इसके बाद क्या है, एक लास्ट में भी एक साइंटिस्ट थे, एट लास्ट a scientist named Berzelius gave a theory called vital force theory। vital force theory इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे VFT। मतलब जब सारे रिसर्चर, सारे साइंटिस्ट के एफर्ट फेल हो गए और वो ऑर्गेनिक को नॉन लिविंग से नहीं प्राप्त कर पाए, तो लास्ट में भी थक हार के जो है बर्जीलियस ने कब दी थी भी ये थ्योरी, 1815 के अंदर, 1815 के अंदर एक थ्योरी दे दी जिसका नाम दिया गया भाई वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम दिया गया उसको, वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर क्या बोला गया, इस थ्योरी में एक ऐसा लॉजिक दे दिया गया कि जो है कोई क्वेश्चन ही ना उठा पाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग से क्यों नहीं प्राप्त हो रहे। इन्होंने क्या बोल दिया कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नॉन लिविंग से प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस की जरूरत है। मिस्टीरियस का मतलब क्या भाई, रहस्यमय बल। और साथ में अब मरा बटन है और कह दी विच कांट बी क्रिएटेड बाय ए मैन, मतलब वो फोर्स ऐसे हैं, वो मिस्टीरियस फोर्स ऐसे हैं। मिस्टीरियस का मतलब क्या, रहस्यमय बल। साथ में ये भी बोल दिया कदे कोई रहस्य कल न खोज ले हुआ है, तो साथ में क्या बोल दिया, विच कांट बी क्रिएटेड बाय ए मैन, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट ऑब्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम ए नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय बर्जीलियस, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय बर्जीलियस इन 1815। कब दी गई भाई, 1815 के अंदर। ऊपर भी मैंने बता दिया क्या कहती है थ्योरी, इट स्टेट्स दैट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, from non-living things, some mysterious forces are required। कि भाई नॉन लिविंग से प्राप्त करने के लिए किसकी जरूरत पड़ा है, कुछ है मिस्टीरियस फोर्सेस की रिक्वायर्ड है। विच
कांट बी क्रिएटेड बाय ए मैन। और साथ में क्या बोल दिया कि ये जो फोर्स हैं ये किसी भी इंसान के द्वारा क्या नहीं किए जा सकते, क्रिएट नहीं किए जा सकते। हेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, हेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त करना क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए बेटा। बोर्ड थोड़ा सा कम है, मैं तब तक कैमरा को एडजस्ट कर लेता हूं, तब तक आप अपने कमेंट्स को एडजस्ट कर दीजिए अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो। तो वाइटल फोर्स थ्योरी समझ में आ गई भी सबको? क्या वाइटल फोर्स थ्योरी में किसी को कोई डाउट है? प्रीति ओके सर। सर अल्फा कार्बन क्या है? भैया भी अल्फा कार्बन पे कहां से आ गए? वैसे बता देता हूं, जब भी किसी कार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोल देते हैं कॉमन नेमिंग में। ठीक है? नहीं सर फाइन। सागर क्लियर है सर। मीना क्रिस्टल क्लियर सर। टॉप गेमिंग क्लियर सर। प्रवीण वर्मा नो सर क्लियर। सोनू मलिक क्लियर है सर। तनुज दहिया क्लियर है सर। अभी यस सर। क्रेजी बॉय क्लियर है सर। चलिए भाई, सबको क्लियर है यहाँ तक? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये जो थ्योरी दी गई थी भाई, कब दी गई थी? सन 1815 के अंदर। कब दी गई थी ये थ्योरी? सन 1815 के अंदर। तो इस थ्योरी को देने के बाद भाई लगभग क्या हुआ? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल बीत गए। मतलब कब आ गए हम? 1828 के अंदर। ठीक है? तो वाइटल फोर्स थ्योरी देने के बाद लगभग जो है 13 साल बीत गए। और वाइटल फोर्स थ्योरी देने के बाद किसी भी रिसर्चर का, किसी भी साइंटिस्ट का यह प्रयास नहीं हुआ कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी नॉन लिविंग से प्राप्त करने की कोशिश करें। लेकिन कहते हैं ना, जितने भी आज तक आविष्कार हुए हैं वो बाई चांस हुए हैं। जितनी भी डिस्कवरी आज तक हुई है लगभग उनमें से बाई चांस डिस्कवरीज थी कि बना कुछ और रहे थे और प्राप्त कुछ और हो गया। तो इसी प्रकार से 1828 के अंदर एक रिसर्चर थे भाई, जिसका नाम था फ्रेडरिक वोहलर। रिसर्चर बोल लीजिए, साइंटिस्ट बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, था तो आदमी है। ठीक है? तो बट इन 1828 फ्रेडरिक वोहलर, इन्हें क्या प्राप्त हो गया भाई? ऑब्टेन्ड यूरिया। यूरिया का क्या फार्मूला होता है भाई? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 फ्रॉम द यूरिन ऑफ ए मैमल। दिखाई दे रहा होगा अभी सभी को? फ्रॉम द यूरिन ऑफ ए मैमल। तो जब फ्रेडरिक वोलर अपनी लैब के अंदर काम कर रहे थे तो एक्सीडेंटली भी उन्हें यूरिया प्राप्त हो गया। और वो भी किससे प्राप्त होगा भाई? फ्रॉम द यूरिन ऑफ ए मैमल। मैमल क्या होते हैं भी? स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है? और यूरिन क्या होगा भाई? पेशाब। तो अब पेशाब है या यूरिन है भाई, वो कैसा है? नॉन लिविंग है। लेकिन यूरिया एक कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हो गया ना, यहां नॉन लिविंग से क्या प्राप्त हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त हो गया। तो भाई जैसे ही फ्रेडरिक वोलर ने डिस्कवरी करी या उसने बताया कि भाई फ्रेडरिक वोलर को यूरिया प्राप्त हो गया है, वो अपने देसी भाषा में कहा ना, सारा रुका पट गया।
अगर फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया बना दिया, फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया बना दिया, वो भी किससे बना दिया? नॉन लिविंग से बना दिया। ठीक है, तो जितने भी रिसर्चर थे भाई वो सारे बटले हो गए किस दौर गए? बर्जीलियस दौर है, क्योंकि बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम क्या था? वाइटल फोर्स थ्योरी। और सारे उससे बटले हुए के बोले अगर तू क्या था ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह प्राप्त हुए हैं, नॉन लिविंग तो प्राप्त हो ही नहीं सकते, उसको तो कुछ मिस्टीरियस फोर्स या वाइटल फोर्स की जरूरत हुआ है। देख तेरा बाबू ने बना दिया। तो अब वो जो बर्जीलियस था भाई वो कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि उसने जो बात बोली थी उसकी बात जो है झूठी साबित हो गई थी। लेकिन फिर वो एक आधा इंसान हारण होगा, फिर क्या हो गया? एक के तो प्राप्त कराया होगा, इसे एंडी हो तो और बना के दिखाई दो ना। इब्नुकंद है भाई वो सारे जो एंडी पाक के गए थे बर्जीलियस दौर है, उन सारे बेचारे के मुंह उतर गए और वो सारे उल्टे आप अपनी लैपा में। ठीक है भाई, एक हाइपोथेटिकल है, कदे सच्चे नु सोच दो नू होया होगा। ठीक है, आप जस्ट ऐसे याद करने के लिए कर रहे हैं ऐसा। तो 1828 में इसकी डिस्कवरी कैसे हुई भी? वो काम कर रहे थे भी अमोनियम सल्फेट के ऊपर। पहले हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, किसके ऊपर काम कर रहे थे? वो अमोनियम सल्फेट के ऊपर काम कर रहे थे। तो अमोनियम सल्फेट का क्या फार्मूला भाई हमारा? NH4 ट्वाइस SO4 प्लस में क्या डाल दिया था भी उन्होंने इसके अंदर है पोटासियम साइनेट। यहाँ पे इनके नाम लिख लेना भाई, अमोनियम सल्फेट और ये हमारा यहाँ पर है पोटासियम साइनेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी NH4 पॉजिटिव होता है, SO4 नेगेटिव, K पॉजिटिव और CNA नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ चला जाएगा भाई और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। तो क्या बन गया? NH4 CNO प्लस में K2SO4। अब अमोनियम 2 थे भाई यहाँ पर, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या बन गया हमारा? अमोनियम साइनेट। क्या बन गया भाई हमारा? अमोनियम साइनेट। तो ये जो अमोनियम साइनेट था ना, इसके अंदर क्या होगी बेटा? रीअरेंजमेंट होगी। क्या होगी इसके अंदर? रीअरेंजमेंट। अगर हम इस 2 को हटा दें तो देखियो ध्यान से एक बार है, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन होगी, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन उर्ला करना, 2 हाइड्रोजन उर्ला करना, 4 हाइड्रोजन होगी, 1 कार्बन 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। देखियो ये इसे वर्गा नहीं लगा है। तो इसके अंदर जब रीअरेंजमेंट हुई तो एक इसमें रीअरेंजमेंट हो गया NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 और इसका नाम हमारा क्या है? यूरिया है। तो यहां से जो है क्या है? एक प्रकार से किसकी डिस्कवरी हुई भाई? यूरिया की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये जो थ्योरी थी ना, इसने ये जो डिस्कवरी थी ना, इस डिस्कवरी ने वाइटल फोर्स थ्योरी को मारने का काम किया। ठीक है, मतलब इसके बाद भाई दोबारा वो उभरा नहीं। देसी भाषा में अगर आप बोला कि भाई वाइटल फोर्स थ्योरी थी, वह कड़ा गई, किसी ने उसका जिक्र ही नहीं करा। तो आगे क्या लिखेंगे? दिस थ्योरी या दिस डिस्कवरी, थ्योरी नहीं, दिस डिस्कवरी वाज ए डेथ ब्लो टू वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी ने जो है भाई, फिर थ्योरी कह दूं कड़ा जा रहा तारा दिमाग, क्या भाई? इस डिस्कवरी ने, दिस डिस्कवरी वाज ए डेथ ब्लो टू वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, अब भाई जैसे आप इमेजिन करते चल रहे थे कि भाई सारे जो रिसर्चर थे वो भुंडा मुंह करके उल्टे आ गए, आप अपने घर आगे न चले। तो भाई 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने ये दिया था। उसके बाद भाई फिर से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 12 13 ऐसे करते करते भाई लगभग हमारे कितने साल बीत गए? नहीं बीत गए, कितने साल बीत गए अभी घटा लो इसने, 7, लगभग 17 साल बीत गए भाई। अगले 17 साल तक कोई नया ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर नहीं हुआ। तो बर्जीलियस इतना फिर चौड़ा हो गया। अब देखो मैंने कहा था ना कि इसके लिए, हालांकि के बेरा भाई बेचारा जब ती मर लिया हो, सच्चे मना सोचियो ऐसा के बेरा मर लिया हो, लेकिन फिर भी अब हम मान लेते हैं भाई 1828 के बाद लगभग फिर कब भाई 1845 के अंदर एक नया कंपाउंड की वो डिस्कवरी की कोलबे ने। तो लेटर ऑन इन 1845
कोल्बे डिस्कवर्ड एसिटिक एसिड, जो कोल्बे था भाई उसने किसकी डिस्कवरी कर दी, कोल्बे डिस्कवर्ड एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है हमने पहले भी पढ़ा हुआ है CH3COOH। ठीक है, अब एसिटिक एसिड हो गया CH3COH एंड फर्दर फिर भी इस डिस्कवरी के बाद लगभग 11 साल और लगे, मतलब इस डिस्कवरी के बाद लगभग 1856 के अंदर फिर अगली डिस्कवरी हुई, किसने करी, बर्थलेट, BERTHELET, बर्थलेट डिस्कवर्ड मीथेन। जो बर्थलेट था भाई उसने किसकी डिस्कवरी कर दी, मीथेन की डिस्कवरी कर दी। तो यहां तक आते आते भाई वाइटल फोर्स थ्योरी को जो है सबके द्वारा बिल्कुल नकार दिया गया, और जो है फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो, तो यहां पर अगर आप बोलोगे कि इन डिस्कवरीज ने जो है भाई एक प्रकार से वाइटल फोर्स थ्योरी की कमर तोड़ दी, और रिसर्चर को भी सोचना पड़ा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग से प्राप्त होते हैं, उसको चेंज करने की जरूरत पड़ी, और फिर आगे तक क्या देने की कोशिश करी गई भाई, नई डेफिनेशन दी गई किसकी 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 ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो एक बार यहां तक बता दीजिए अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी बताइए, अगर यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो यहां तक एक बार मेरे को कमेंट करके फटाफट बताइए। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार कमेंट करके बताइए। भाई फालतू बातों में ध्यान मत दो। ठीक है सर, साफ नहीं दिख रहा, थोड़ा प्रिंट आई कर लो बेटा, साफ दिख जाएगा, ऐसी तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। HD में चल रही है वीडियो, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, प्रवीण वर्मा नो सर, केशव नो सर, सचिन नो सर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम भाई फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। अगर कोई है तो मीना कलसन नो डाउट सर, साहिल दुहन नो सर, सुभाष काली रमन नो सर, सागर रोहिला क्लियर सर, क्रेजी हाँ सर डाउट है। बेटा तो कमेंट क्यों करे, सीधा डाउट लिखना है, क्या डाउट है सर, साफ नहीं दिख रहा है। सोनू मलिक भाई प्रिंट बढ़ा लो, यूट्यूब में ऊपर वो 3 दाने आ रहे हैं, 3 बिंदु 3 डॉट है, और आंगली मारो और फिर वो प्रिंट आ जाएगा। तो बढ़िया प्रिंट पला ले इसने। तनुज दैया क्लियर है सर, शिवानी क्लियर है सर, अभी रोहिला क्लियर सर, सोनू मलिक नो प्रॉब्लम सर। चलिए भाई, आई थिंक किसी को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद लिखेंगे एक लाइन, नाउ द वाइटल फोर्स थ्योरी वाज टोटली डिसरिगार्डेड। इसके बाद क्या लिखेंगे भाई कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी के वो थी उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। नाउ द वाइटल फोर्स थ्योरी was totally disregarded, उसको पूरी तरह से जो है भाई ये बोल दिया गया कि ये वैलिड नहीं है। ठीक है, these discoveries brings a great revolution, bring a great revolution in the These discoveries bring a great revolution in the field of organic chemistry. In the field of organic chemistry को मैं उसी लिख लेता हूँ, बार बार पूरा नहीं लिखना पड़ेगा भाई। And a large number of organic compounds were discovered. तो इसके बाद तो भाई ये लगा लो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जड़ी लग गई, और एक के बाद एक जो है क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या होने लगी, डिस्कवरी होने लगी। ठीक है, आर बीइंग डिस्कवर्ड या वर डिस्कवर्ड। ठीक है, अबाउट आज के दिन की अगर बात करी जाए लगभग मोर देन 9.2 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन डिस्कवर्ड। 9.2 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड से हैव
बीन डिस्कवर्ड। तो आज भाई हमारे कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी हो चुकी है? जब तक हमारा लेक्चर खत्म होगा भाई दुनिया के किसी न किसी कोने में किसी न किसी नए ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी हो चुकी होगी। जब आप गूगल करके देखोगे, आज आप गूगल कर लीजिए, अपना डाटा लिख लीजिए कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुए हैं। एक साल के बाद जब आप 11th से 12th में होगे या 12th से BSc में जाओगे या किसी और कोर्स में जाओगे, तब आप डिस्कवर करके सर्च करके देखना, गूगल करके देखना, आपको डाटा में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो आज के दिन लगभग क्या है, 9.2 मिलियन कंपाउंड्स हैव बीन डिस्कवर्ड एंड मेनी मोर आर बीइंग डिस्कवर्ड डे बाय डे। और पता नहीं भाई डेली जो है कितने जो नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी डिस्कवरी होने लग रही है। ठीक है, प्रीति रोहतक नो सर 9.3 मिलियन। मैं वही तो बता रहा हूं भाई, ये जो डाटा है 6 महीने पहले का है, मैंने वही तो बोला। बुक्स में आप देखते हो तो यहाँ पे आपको 5 मिलियन मिलता है। मतलब जब मैं पढ़ाने लगा था भाई, कब पढ़ाने लगा था, लगभग 2010 में, तो उस टाइम पे 9 या 10 की बात है, उस टाइम पे लगभग 5 मिलियन थे। तो ये लगा लीजिए मेरे पढ़ाते पढ़ाते इनकी संख्या लगभग कितनी होनी चली है, डबल के करीब पहुंच चुकी है। ठीक है, तो मेन बात फोकस किस पे करना, मेन हमें इस डाटा पे फोकस नहीं करना। एग्जाम में कभी ये नहीं पूछा जाएगा कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मेन हमें फोकस क्या करना है कि इतने ऐसी क्या बात होगी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड 1856 तक हमारे पास केवल 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। कौन कौन से? यूरिया, एसिटिक एसिड और मीथेन। 1856 तक हमारे पास ये केवल 3 ही ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। उसके बाद 1956, 100 साल तो ये, 56 के बाद भी 44 साल, ठीक है, 144 और 22 साल ये, यानी 166 साल में भी ऐसा क्या हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डिस्कवरी है वो इतनी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी के पीछे कुछ रीजन है। ठीक है, तो बात की जाए इनऑर्गेनिक की, जबकि बट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट या सीधा लिख दो, बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नियरली अराउंड 80,000। इसकी संख्या थोड़ी बहुत बढ़ गई होगी भाई, अगर बढ़ी होगी तो, नहीं तो ऑलमोस्ट इनकी संख्या केवल कितनी है, 80,000 है। अब सोच के देखो भाई, इनऑर्गेनिक तो कितने सालों पीछे से डिस्कवर होते आ रहे थे, लगभग 1500-1600 ईस्वी के आसपास से डिस्कवर होते आ रहे थे। उनकी संख्या तो पहुंची है मात्र 80,000, जबकि जो इतने लेट डिस्कवर होना स्टार्ट हुए वो कितने हो गए भाई, 9.2 मिलियन। तो कुछ तो खास बात होगी, वो बोलते हैं ना कुछ तो है दया, है ना। तो दया यहां पर क्या है, हम लिखेंगे रीजन फॉर लार्ज डिस्कवरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी उसकी डिस्कवरी के काफी सारे रीजन हैं। तो उनमें से हम मेन 3 रीजंस को यहां पर डिस्कस करेंगे। पहला कौन सा, कार्बन कार्बन हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, कार्बन कार्बन हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वे कार्बन की, कैटिनेशन, हिंदी में अगर आपने इसको पढ़ा हो श्रृंखलन, समझेंगे हम इनको एक 1 by 1 आगे जैसे हमारी यूनिट बढ़ती जाएगी वहां पर हम इसको समझेंगे। और थर्ड है भाई हमारा आइसोमेरिज्म। ठीक है सर, ये दोबारा बता दो, समझा दो। टॉप गेमिंग बेटा कौन सा दोबारा बताना है? मैंने बताया भाई कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको टोटली डिसरिगार्ड कर दिया गया। These discoveries bring a great revolution in the field of organic chemistry। इसने क्रांति लेकर के आगे भी इन डिस्कवरीज ने, और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर हुए। और कितने डिस्कवर हो चुके हैं? लगभग 9.2 मिलियन से भी ज्यादा डिस्कवर हो चुके हैं। और जब तक हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे भी बहुत सारे डिस्कवर हो चुके होंगे। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनकी संख्या केवल कितनी है आज तक है, 80,000 है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं रीजन फॉर लार्ज डिस्कवरी ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो 3 मेन रीजंस हमारे लार्ज डिस्कवरी के, पहला कार्बन कार्बन हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, दूसरा है कैटिनेशन और तीसरा है हमारा आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहां तक जो है अगर किसी को कोई डाउट हो इसमें तो एक बार कमेंट करके बताइए बेटा फटाफट। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, काफी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा भाई कि बिल्कुल बेसिक है, इतना स्लो चल रहे हैं सर।
ठीक है। स्लो इसलिए है कि भाई यहां से अगर एक बार ये चीजें आपको बेसिक्स क्लियर हो गई ना, फिर आप मार नहीं खाओगे ऑर्गेनिक में, फिर तो आप मेरे से भी तेज चलोगे, फटाफट फटाफट निकालोगे, ऐसे चुटकियों में ऐसे बोलते हैं ना। कैसे करते हैं डिस्कवर्ड? अरे बेटा वो तो लैब के अंदर करते हैं डिस्कवर, और कैसे करते हैं डिस्कवर? ठीक है, घर पर थोड़ी बनाओगे, लैब पर बनाओगे। ठीक है, कैसी कैसी बातें करते हो पांडे जी। ठीक है, उसके बाद क्लियर है सर, साहिल नो डाउट सर, सागर क्लियर है सर, तृप्ति नो डाउट, विनय विकास क्लियर सर, नो डाउट सर, नो सर, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। एक वो पीछे किसी ने डाउट पूछा था बेटा, उसका क्लियर होगा। चलिए, इसके बाद लकी लाठर क्लियर है सर, मनी प्लेज क्लियर है। तो इसके बाद हेडिंग डालेंगे भाई, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या हेडिंग आएगी हमारी? मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओल्ड डेफिनेशन तो क्या थी, जो लिविंग से प्राप्त होगा, लेकिन आज के दिन क्या डेफिनेशन बोल दी गई भाई? द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव का मतलब क्या भाई? कार्बन के अलावा उसके साथ में कौन हो सकता है? सल्फर हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ईटीसी कुछ भी हो सकता है। तो जो किससे मिलके बनेंगे? कार्बन से के साथ में कोई उसका डेरिवेटिव होगा। या फिर दूसरा क्या लिख सकते हो? द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, the compounds of hydrocarbon and its derivatives are called फलाना फलाना फलाना, जो हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड से बोल देंगे। ठीक है, लेकिन भाई कुछ एक्सेप्शन है, आपको पता है भाई केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। तो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें आपको कार्बन भी मिल जाएगा, उसके अलावा उसका डेरिवेटिव भी मिल जाएगा, या हाइड्रोजन भी मिल जाएगा, कार्बन भी मिल जाएगा और डेरिवेटिव भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी क्या नहीं होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहला एक्सेप्शन है इसका बाइकार्बोनेट, HCO3 नेगेटिव। ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या बोलते हैं इसको भाई? बाइकार्बोनेट, या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो इसको, या बाइकार्बोनेट बोल दो। ठीक है, अब देखो इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ये क्या है कि अब आप बोलोगे सर क्यों? अभी तो आपने डेफिनेशन बताई थी कि जो हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बनेगा और साथ में उसका कोई डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव इनमें से कुछ होगा। तो देखो ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन जो है ये डेरिवेटिव है। तो उसका रीजन क्या है भाई? कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिलती, वो किससे मिलती है? इनऑर्गेनिक से मिलती है। इसलिए ऑर्गेनिक की बजाय कैसा कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर है? इसके अलावा और एग्जांपल ले सकते हो भाई आप, कार्बोनेट डेरिवेटिव हो गया भाई इसका, CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया भाई, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया भाई, ETC। तो ये सारे के सारे अगर बात करें डेफिनेशन को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या है इसके अंदर है? क्या है? दूसरे डेरिवेटिव भी हैं, लेकिन फिर भी क्या नहीं है? ये कार्बोहाइड्रेट नहीं, बायोमोलिक्यूल में पहुंच गए थे, फिर भी क्या नहीं है? ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अगर आपसे रीजन पूछ लिया जाए कि क्यों नहीं है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसका रीजन यही है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसके साथ मैच करती हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मैच करती है, ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। इस दैट्स वाई इनको क्या बोल दिया जाता है? हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सर पांडे जी नहीं बोलते, वन एंड ओनली जाटनी बोलते हैं सर। चलो बेटा, जाटनी कई तरह जी हो तो जाटनी कह लेंगे। ठीक है युवराज जी, चलो अब फटाफट कमेंट करके बता दो बेटा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो एक बार कमेंट करके बताइए। मीना कलसण, नो सर। जल्दी से फटाफट अब की बार सारे कमेंट कर दो भाई, जो जो लाइव है
क्योंकि इसी के बेस पर आपकी अटेंडेंस हो जाएगी अभी साथ के साथ। सागर रोहिला नो सर, तृप्ति नो डाउट सर, लकी नहीं है सर, सुरेंद्र विकास विनय यस सर, केशव वर्मा क्लियर सर, शिवानी नो डाउट सर, पेन शॉट गेमिंग क्लियर है सर, तनुज नो सर, सुरेंद्र नो सर, सुभाष कलसण नो डाउट सर, कलसण नहीं सुभाष काली रमना है भाई, टॉप गेमिंग नो डाउट सर, साहिल दुहन नो डाउट सर, मनी प्लेज नो सर। चलिए भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। मीना मलिक नो सर, सोनू मलिक नो डाउट सर। चलिए भाई आज के सेशन के अंदर बस ये थोड़ा सा ये काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक आप एनसीईआरटी पढ़ लेना अपनी टू द लाइन, कोई पॉइंट छूट जाए कोई ना समझ में आए तो कल जो है लाइव में दोबारा से ले लें। कल लाइव फिर से हमारी 7:30 बजे होगी। कल का जो सेशन रहेगा हमारा थोड़ा सा लंबा रखेंगे, आज पहला दिन इसलिए हमने मात्र इसको जो है 50 मिनट का रखा है। कल का सेशन हम थोड़ा सा लंबा करेंगे, फटाफट करेंगे। मीना मलिक नो सर, सोनू मलिक नो डाउट सर, अभी रोहिला नो सर, कुणाल दुहन नो सर। चलिए भाई तो इसी के साथ इजाजत लेते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुलाना के साथ। थैंक यू।